नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तरकाशी में जिंदगी बारिश से बेहाल हो गई है। जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिले के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। भटवादी ब्लॉक के मांडव गांव में बादल फटने के बाद उत्तरकाशी लमगांव केदारनाथ मोटर मार्ग भी साड़ा गांव के पास से टूट गया है। वहीं कंकराड़ी गांव से आए सैलाब से साड़ा गांव के पास बनी पुलिया भी बह गई है, जिसकी वजह से लमगांव धनोत्री इलाके के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। साथ ही लमगांव से केदारनाथ जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। तो लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिसका असर आम जनजीवन पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कई जगहों पर पुल बह गए हैं, कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आने जाने के रास्ते हैं वो टूट चुके हैं। लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं और जिंदगी बदहाल नजर आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बारिश से जिंदगी बेहाल हो गई है। जो स्ट्रीम है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन तब तक किनारे से अप्रोच तो बनानी पड़ेगी। तो वो संभावनाएं क्या है सर, कब तक यातायात खुल पाएगा, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है। कई बार हम इसको दिन में जो स्ट्रीम है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन तब तक किनारे से अप्रोच तो बनानी पड़ेगी। तो पहाड़ों पर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बारिश से लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। खेत और खलियान मलबे की आगोश में समा गए हैं। नदियां और गदेरे उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। उत्तरकाशी के साड़ा में लमगांव मोटरमार्ग को जोड़ने वाला पुल बारिश का पानी अपने साथ बहाकर ले गया है, जिसके बाद प्रशासनिक इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने पैदल जाने की भी व्यवस्था न किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि रविवार रात को कंकराड़ी मांडो गांव में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से नुकसान हुआ था, जिसका जायजा लेने के लिए गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व विधायक ने आपदा प्रबंधन और प्राथमिक सहायता के मामले में प्रशासन को पूरी तरह से फेल बताया है। तो जो पूर्व विधायक हैं गंगोत्री के विजयपाल सजवाण, उन्होंने प्रशासनिक इंतजामों को लेकर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर कहा है कि अगर पुल बह गया था तो फिर लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लगातार जो है इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जिंदगी जो है पहाड़ों पर पहले ही आसान नहीं होती है, ऊपर से जब आपदा का दंश पड़ता है तो ऐसे में जिंदगी बदहाल हो जाती है। और अब उसी तरह की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से जो गदेरे थे, जो नदियां हैं वो उफान पर थी, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी जिला प्रशासन की। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कल रात भारी बारिश से मांडव गांव और कंकराड़ी में जो जनहानि हुई है, मैं उन दुर्तापों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। और निश्चित तौर पर जो तबाही मांडव और हमारे कंकराड़ी गांव और सिरोर और मीराकोट गांव में जो ढंग से कल रात भारी बारिश के कारण तबाही हुई, मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन और शासन का तो पूरी तरह से तंत्र फैल रहा है। मैं अभी मांडव गांव गया, जिला प्रशासन अभी तक वहाँ के जिले के सर्वोच्च अधिकारी मांडव गांव में नहीं गए अभी। और अभी मुझे बताया गया कि कंकराड़ी में भी यहाँ जो है शीर्ष जिला प्रशासन अभी जो है 12 घंटे के बाद पहुँच रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार, जिला प्रशासन कितना आपदा के प्रति और इस कितना संवेदनशील है ये देखा जाता है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में हम सब साथ होकर आपदा प्रभावित लोगों के, जिनके घर टूट गए, जिनके खेत बह गए, जिनके यहाँ जनहानि हो गई। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत उत्तरकाशी के मांडो गांव में चरितार्थ भी हुई है। दरअसल उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा में मांडो गांव के 75 साल के गैणा सिंह ने मौत को मात दे दी है। गैणा सिंह मलबे से दबे घर के अंदर 2.5 घंटे तक फंसे रहे, जिसके बाद उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल बादल फटने के बाद मांडो, निराकोट और कंकराड़ी में जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई थी। प्रकृति के इस रौद्र रूप से जान बचाने के लिए हर कोई इधर उधर भाग रहा था। मांडो गांव में जल प्रलय के कारण कई घर मलबे में दब गए थे।
हर कोई इधर उधर भाग रहा था, लेकिन 75 साल के बुजुर्ग गैणा सिंह उम्र के इस पड़ाव पर होने की वजह से भाग नहीं पाए और 2.5 घंटे तक मलबे में दबे रहे, जिसके बाद स्थानीय युवाओं और पुलिसकर्मियों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। बता दें कि रविवार की रात को 8 बजे के करीब मांडो गांव में बादल फटने के बाद गधेरे उफान पर थे, जिसकी वजह से कई लोगों के आशियाने उजड़ गए थे। तो एक बुजुर्ग ने मौत को मात दी है। साफ तौर पर जाको राखें साइया मार सके ना कोई, इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है। 2.5 घंटे तक ऐसे मकान में फंसे रहे जो मलबे में पूरी तरह से दब गया था। वो तो गनीमत रही कि जो आसपास में लोग मौजूद थे उन्होंने जो है बुजुर्ग को वहां पर देख लिया, जिसके बाद उनकी जान को बचाया गया। दो 2013 में आई आपदा को भला कौन भूल सकता है। उस आपदा के जख्म आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। चमोली के जोशीमठ के देवग्राम में 2013 में आई आपदा के दौरान कल्पगंगा का जलस्तर बढ़ गया था और पूरी जमीन धंस गई थी, जिसके बाद लोगों के घरों में दरारें पड़ गई थी, जो आज भी आपदा के उन जख्मों की यादों को ताजा करती हैं। साथ ही नए खतरे की चेतावनी भी दे रही हैं। ग्रामीणों ने कई बार मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी परेशानियों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों में दरारें पड़ रखी हैं और जब भी बरसात आती है तो उनके मन में 2013 के जख्म ताजा हो जाते हैं। बरसात के दिनों में जिंदगी डर के साए में बिताने को ग्रामीण मजबूर हैं। तो जिंदगी डर के साए में बीत रही है। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा की याद ताजा कर रही है, क्योंकि आज भी घरों की जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ी हुई हैं। तेरह हम लोग बहुत परेशान थे। 120-25 परिवार थे हम। जनी बार आइल हम तो लोग सब परेशान रहनी है। जनी बोले अभी टोटल हम तय इंतजार रात भर हम सियाने तरी सब परेशान रहन हम लोग। जरी आए थोड़े ध्यान दियो ना प्रशासन मुझे तो करिए काम भी। तेरह हम लोग बहुत परेशान। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर राणा कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। मुनव्वर राणा जी शायर हैं और मशहूर शायर हैं। उनका सभी लोग सम्मान करते थे पहले, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो कट्टरवादियों के चक्कर में आ गए। जितने कट्टरवादी मुसलमानों के बहकावे में आ गए वो, और उनके बयान से मुझे ये भी लगता है कि उनकी मनःस्थिति ठीक नहीं है। अरे भाई, आप बंगाल जाओगे, रहोगे तो भारत में ही, तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर मुसलमान सुरक्षित है। आप देखिए, जब से योगी सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ है। भाजपा सरकार आई, कोई दंगा नहीं हुआ। अन्य सरकारें आती, दंगा होता है, मुसलमान असुरक्षित होता है। हरिद्वार में एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने पतंजलि फूड पार्क फैक्ट्री के गेट के बाहर जमकर हंगामा किया। मामला पथरी थाना इलाके का है। बता दें कि महिला जगरोशनी पतंजलि फूड पार्क फैक्ट्री में काम करती थी, जिसकी फैक्ट्री गेट के सामने बस की चपेट में आने से मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता फैक्ट्री गेट के बाहर पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। वहीं मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की और पतंजलि प्रबंधन और परिजनों के बीच समझौता कराया। लोग साथ थे और लगभग 4 घंटे से यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। वार्तालाप अंदर जो है क्षेत्राधिकारी भी थे और हमारे साथी लोग भी थे और परिवार के लोग भी थे। वार्तालाप ये हुई है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी की ओर से बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए रकम निर्धारित रकम रखी गई थी यहाँ पर कि कंपनी मैनेजमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो अपने अपर अधिकारियों से बात करके इसमें 10 लाख रुपए मुआवजा जो है परिवार को दें। लेकिन 10 लाख रुपए पे बात नहीं बनी है। 5.5 लाख रुपए पे उन लोगों ने एग्री किया है और परिवार के लोगों ने भी 5.5 लाख रुपए पे एग्री किया है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में एक महिला को चोट लग गई थी। उसी सिलसिले में जो है कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन की कोशिश की थी।
तो अभी आपसी सहमति से मामला जो है निपट चुका है। लोग काशीपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक कुंडेश्वरी चौकी इलाके के गुलजारपुर गांव के रहने वाले एक शख्स के घर में पंजाब के कुछ गैंगस्टर के शरण लेने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस और एसटीएफ ने गांव की घेराबंदी की। बदमाशों को जैसे ही एसटीएफ के ऑपरेशन की भनक लगी, उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ पंजाब के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस पूरी खबर पर? कहीं ना कहीं एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है वहां पर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस और उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसके बाद इनकी काफी दिनों से रेकी कर रहे थे, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर इन्होंने पकड़ने के लिए जैसे ही गए तो आपस में मुठभेड़ फायरिंग हुई एक दूसरे के ऊपर, और लगातार प्रयास के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल लगी। 3 कुख्यात अपराधियों के साथ एक पनाह देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय भेजने की तैयारी में जुट गई है। जी अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि उत्तराखंड को क्राइम फ्री स्टेट में गिना जाता है, दरअसल जो अपराध की घटनाएं होती हैं वो उत्तराखंड में बेहद ही कम होती हैं। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार चिंता की लकीरें जरूर सामने खड़ी हो जाती हैं लोगों के। जी बिल्कुल, उत्तराखंड की वादियों को शांत वादियों के नाम से भी जाना जाता है। बीते समय काफी लंबे समय की बात अगर करी जाए तो यहाँ कुख्यात अपराधियां कुछ रहते थे, जिनके बाद धीरे धीरे सबका समापन हो चुका है, लेकिन अब काफी लंबे समय से शांत माहौल था, जिसके बाद ये पंजाब के कुख्यात अपराधियों ने आकर यहाँ दहशत फैलाने की कोशिश करी, पनाह लेने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं अभी बहुत पर्दे उठने बाकी हैं कि इनकी यहाँ छुपने की मंशा क्या थी, किस तरीके से यहाँ छुपे हैं, किसके सौजन्य से ये यहाँ रुके हैं, क्या था। बहुत सारे ऐसे सवाल सिस्टम के ऊपर भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चौकी क्षेत्र में ये छुपे पड़े हैं, कितने टाइम से छुपे हुए थे, लेकिन पुलिस को, यहाँ लोकल पुलिस को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। जी अच्छा, आपसे मैं यही चीज समझना चाह रहा था कि आखिर इनकी मंशा क्या थी, इनके इरादे क्या थे। क्या इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आया है? प्रशासन का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अधिकारियों से इस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंजाब में क्राइम करके फरारी पर उत्तराखंड में छुपे हुए थे, जिसके बाद टीम द्वारा इनको टीमें गठित करके इनकी रेकी की जा रही थी, इन्हें ढूंढा जा रहा था, सर्च वारंट इनके खिलाफ जारी थे। लेकिन लगातार जिस तरीके से अभी ये गिरफ्तार हुए हैं, उत्तराखंड में छुपने की मुख्य वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। शायद ये हो सकता है कि फरारी के तौर पर ही छुपने के लिए रुके हुए थे, या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। जिस तरीके से इनके पास वेपन्स भी, ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद हुए हैं, ये कई सारे सवाल ऐसे खड़े करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी फिलहाल पुलिस जो है इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर इनके उत्तराखंड में छिपने की वजह क्या थी। पहाड़ों पर नशे के सौदागर एक्टिव हो गए हैं, जो पहाड़ों के युवाओं और बच्चों को नशे में धकेल रहे हैं। लिहाजा पहाड़ों पर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनेशपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिनेशपुर इलाके में स्मैक का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और युवा नशे के आदी हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है। दरअसल पहाड़ों पर लगातार आपको बता दें कि जो नशे के सौदागर हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे कि जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। जो नशे के कारोबारी हैं वो पहाड़ों पर नशे का मकड़जाल बुनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने भी बीड़ा उठा लिया है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर युवाओं को नशे के मकड़जाल से कैसे बचाना है, क्योंकि जब तक पुलिस लोगों को जागरूक नहीं करेगी, जब तक पहाड़ का युवा जागरूक नहीं होगा, तब तक जो नशे के सौदागर हैं वो अपने मंसूबों को अंजाम देते रहेंगे। अभी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है क्षेत्रांतर्गत। इसी अभियान के तहत
आज अभियुक्त प्रवीण मंडल पुत्र परिमल मंडल निवासी मोतीपुर नंबर 1 को 3.07 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। अभी तो नशे के सौदागरों पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जो पुलिस महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है ताकि जो बदमाश हैं वो अपने मंसूबों को अंजाम ना दे सकें, क्योंकि अगर नशे के कारोबारी अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका सीधा असर पहाड़ों के युवाओं पर पड़े। दरअसल पहाड़ों पर जिंदगी पहले ही आसान नहीं होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अगर शिक्षा की उम्र में जो युवा हैं वो नशे के दलदल में फंसेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे उनके भविष्य को लेकर के। लिहाजा पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुल्तानपुर पट्टी में 2 दिन पहले मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में चोरी हुए सामान के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले एक मोबाइल दुकान पर वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पंडित दीनदयाल पार्क में चोरी का प्लान बनाते हुए 8 युवाओं को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चाकू, हथौड़ा और छैनी बरामद हुई है। पुलिस ने जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने 2 दिन पहले मोबाइल शॉप में चोरी करने की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर 19 फोन भी बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों सुल्तानपुर पट्टी में ये प्रेम सिंह की दुकान से चोरी हुई थी। इस चोरी की घटना में लगभग उसके कुछ 19 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए थे। तो इसको हमने जब रिपोर्ट लिखने के बाद एक टीम का गठन किया। हमारी टीम ने लगभग क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया और साथ ही साथ हमने मुखबिरों से भी पूछताछ की। तो उसमें हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोकल क्षेत्र के ही लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही रात्रि गश्त के दौरान दीनदयाल पार्क में 8 लड़के हमें चोरी की योजना बनाते हुए पकड़े गए, जिनके पास से 4 चाकू, हथौड़ा और चेनी भी मिला है। इन्हीं लड़कों से जो हमने और पूछताछ की तो इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और इन लोगों ने बताया कि प्रेम सिंह की दुकान से भी इन लोगों ने सेंध लगाकर 19 मोबाइल फ़ोन चुराए हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो नजदीक आ रही है। जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर है वो पहले की दोनों लहरों से भी खतरनाक होगी। हम लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जो सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस बनाई हैं उनका पालन करें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन में अख्तियार करें, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर लोग जागरूक होंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो सरकार का काम आधा हो जाएगा। तो हम अपने दर्शकों से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि अगर कोरोना ने अपनी जद में ले लिया तो उसके बाद जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। और कोरोना ने किस तरह से जख्म दिए हैं वो हमने पहली और दूसरी लहर में भी देखा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।